श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है अर्धयामेश और यमदंडेश की स्थिति से किसी जातक के लिए अरिष्ट काल का विचार करना, पता की अरिष्ट चक्र में अंकों की सहायता से। पिछली कक्षा में अर्धयामेश और यमदंडेश का निर्धारण कैसे किया जाता है वह आपको बताया जा चुका है। तो किसी भी जातक के लिए अर्धयामेश और यमदंडेश का निर्धारण करने के बाद उसका लग्न और चंद्रमा से वेध देखकर और अन्य ग्रहों के वेध का विचार करके किस मास में, किस दिन में, किस वर्ष में जातक को अरिष्ट हो सकता है, वह अरिष्ट उसके लिए घातक होगा या उस अरिष्ट से उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। इन्हीं सब बातों का विचार जन्म पत्रिका में पता की अरिष्ट चक्र में अर्धयामेश और यमदंडेश और अन्य ग्रहों का वेध देखकर किया जा सकता है। पीछे 2020 में मेरे पास 2 कुंडलियां आई थी जिनमें दोनों को अग्नि से बच्चों को अरिष्ट हुआ था। लगभग 2-2, 3-3 साल के शिशु थे। एक बालक जिसको पहले बताया जा चुका था कि इसको अग्नि से या जल से भय होगा दूसरे और तीसरे वर्ष में, लेकिन इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। 50% से अधिक जलने पर भी उसके जीवन की रक्षा हो गई, क्योंकि गुरु का योग और गुरु का वेद चंद्रमा के साथ था और गुरु की दृष्टि लगन पर भी पड़ रही थी, तो जो उसकी रक्षा में सहायक हुआ। जबकि अर्धयामेश और यमदंडेश में एक का वेद था, एक का वेद नहीं था। और दूसरा बच्चा जिसको अग्निदाह पहले की अपेक्षा कम हुआ था, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में अर्धयामेश और यमदंडेश दोनों ही अरिष्ट कारक हो रहे थे और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या वेद लगन पर या चंद्रमा पर नहीं था, जो उसके लिए थोड़ा अरिष्ट होने पर भी मृत्यु का कारण बना। उदाहरण के साथ आगे एक कुंडली पर भी विचार करेंगे जिसमें प्रबल अरिष्ट बन रहा था और वह जातक दूसरे महीने में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, जबकि उसका लगन का स्वामी लगन में था, अष्टम का स्वामी अष्टम में था। तो कहते भी हैं कि लग्ने लगनपति बलान्वित वपु केंद्रीय त्रिकोण शिवी। तो लगन का मालिक यदि बलवान हो, लगन में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो रक्षक होता है। लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उस रक्षक में ही दोष आ जाता है, वह ही अर्धयामेश या यमदंडेश होकर जातक को अरिष्ट प्रदान कर देता है और उसके जीवन की रक्षा नहीं कर पाता है। तो अर्धयामेश और यमदंडेश आप पिछली कक्षा में समझ गए होंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। यदि किसी ने वो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अर्धयामेश और यमदंडेश का बड़ी सरलता से निर्धारण कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं उन सिद्धांतों को कि इनमें किस सिद्धांतों को अपनाया जाए और कैसे देखा जाए कि अरिष्ट कब कब होंगे और अरिष्ट होंगे और उससे रक्षा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। त्रिपता की अरिष्ट चक्र में जिसमें 3-3 रेखाएं खींची जाती हैं और ऊपर पताकाएं होती हैं, आपस में वेद के लिए उनके कोनों को मिला दिया जाता है। यह पहले भी आपको बताया जा चुका है। वर्षफल की जो वीडियो बताई थी, जो कक्षाएं बताई थी, उनमें बताया गया था। तो इसमें अर्धयामेश और यमदंडेश जिनका निर्धारण करके देख सकते हैं कि उनका वेद लगन या चंद्रमा पर पड़ रहा होगा और कदाचित वो दोनों पाप ग्रह हो रहे होंगे और लगन पर और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का वेद नहीं होगा, तो जातक को प्रबल अरिष्ट होता है। संबंधित वेदकारक ग्रहों की राशियों के जो पृथक पृथक अंक होते हैं उनसे संबंधित मास, दिन या वर्ष में या उनके सम्मिलित वर्ष, मास या दिन में उस जातक को अरिष्ट होता है, जब भी ऐसे ग्रहों की दशा, अंतरदशा और अशुभ गोचर उसके कालखंड में आएंगे। शुभ ग्रह भी रक्षा नहीं कर पाते हैं यदि वह 64वें नवांश के स्वामी हो जाएं, यदि वह अष्टम या
त्रिक भाव में बैठे हों या उनके स्वामी हो जाएं, राहु केतु के अक्ष पर हो जाएं, अथवा अर्धयामेश और यमदंडेश और 64वें नवांश के स्वामी के राशिपति हो जाएं, तो वह भी जातक की रक्षा नहीं कर पाते हैं वेद कारक होने के बाद भी। तो इस तरह की स्थिति यदि किसी जातक की कुंडली में बनती है तो संबंधित ग्रह की शांति या उपचार किया जा सकता है ताकि अरिष्ट से किसी सीमा तक रक्षा की जा सके। लेकिन यदि अरिष्ट प्रबल है और कहीं शुभ ग्रहों का योग दृष्टि या वेद के द्वारा लग्न पर या चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है तो अरिष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। इसमें मेष, वृष और मिथुन इन 3 राशियों के अपने अंक नहीं होते हैं। इनके अंक उन पर वेद कारक ग्रहों की राशियों के शामिल किए जाते हैं या उनके सम्मुख या उन पर जो वेद करने वाली 3 राशियां हैं उनके समृद्ध ग्रह के अंक माने जा सकते हैं। लेकिन अन्य राशियों के अंक यहां पर दिए हैं कि कर्क के अंक 5 हैं। यदि कर्क राशि में बैठने वाला ग्रह अरिष्ट कारक होगा तो 5वें दिन, 5वें महीने या 5वें वर्ष में अरिष्ट पैदा करता है। तो इस प्रकार से इन अंकों का विचार कर सकते हैं। सिंह में 8, कन्या में 2, तुला में 20, वृश्चिक में 6, धनु में 10, मकर में 14, कुंभ में 3 और मीन में 4 अंक होते हैं। तो इनके गणना के द्वारा अलग अलग या सम्मिलित रूप से उनके प्रभाव को दिन, महीने और वर्षों में अरिष्ट के रूप में देखा जा सकता है। अब उदाहरण के लिए एक जन्म पत्रिका पर इसको लगाकर देखते हैं। आपके सामने मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका है जिसमें शनि स्वयं लग्नेश होकर विराजमान है। उस पर शुभ ग्रह और पंचमेश शुक्र की दृष्टि है। 6वें भाव में राहु अरिष्टों से रक्षा करने वाला होता है। चंद्रमा भी मीन राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, 3 भाव में अच्छा माना गया है और उसे भी उच्च के बुध की दृष्टि मिल रही है जो नवमेश है। 8वें भाव का स्वामी स्वयं 8वें में विराजमान है और गुरु से दृष्ट है। तो देखने में यहां किसी भी प्रकार से जातक के जीवन को अरिष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब हम इसको अर्धयामेश और यमदंडेश की सहायता से विचार करें पता की अरिष्ट चक्र में। तो इस जन्म पत्रिका में अर्धयामेश स्वयं शनि ही बनता है और यमदंडेश राहु बन जाता है। अब क्योंकि मकर लगन है तो मकर लगन पर अर्धयामेश शनि बैठकर स्वयं वेद कारक है और मिथुन से राहु यमदंडेश होकर लगन को वेद कर रहा है। तीसरा वेद केतु और गुरु के द्वारा, केतु का पाप ग्रह का वेद जो द्वादश भाव में बैठा है और गुरु स्वयं द्वादशेश होकर राहु केतु के अक्ष पर बैठकर प्रबल अरिष्ट कारक वेद लगन को और लग्नेश को दे रहा है। लगन पर बुध का भी वेद है। यह रक्षा कर सकता था क्योंकि शुभ ग्रह है, नवमेश है, उच्च राशि का है। लेकिन बुध भी यमदंडेश राहु का राशि स्वामी होकर राहु का ही प्रतिनिधित्व करता है, यमदंडेश का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब हम चंद्रमा पर विचार करते हैं क्योंकि 12 अरिष्ट का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा पर क्रूर ग्रह मंगल का वेद है जो इस जन्म पत्रिका के लिए बाधक और अकारक ग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र का वेद है जो रक्षा कर सकता था क्योंकि शुक्र भी पंचमेश होकर सप्तम में बैठकर लगन और लग्नेश को देख रहा था। लेकिन शुक्र यहां पर 64वें नवांश का स्वामी बनता है, इसलिए वह भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सका। तो अंकों का योग आप स्वयं लगाकर देख सकते हैं। 44-45वें दिन इस जातक की जन्म के बाद मृत्यु हो गई थी। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रबल अरिष्ट बन रहा था सामान्य रोग हुआ और उसी में जातक की लगभग 44 या 45वें दिन पर मृत्यु हो गई थी।
तो इस तरह से सामान्य रूप से अरिष्ट ना दिखने पर भी अर्धयामेश और यमदंडेश की सहायता से पता की अरिष्ट चक्र का विचार करके, जो त्रिपदा की अरिष्ट चक्र होता है, किसी भी अरिष्ट समय का विचार किया जा सकता है कि उस अरिष्ट से जातक की रक्षा हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इसका भी विचार किया जा सकता है। उस समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और तात्कालिक गोचर भी विचारणीय होता है, लेकिन अरिष्ट बताने के लिए यह विधि बहुत ही सफल और सटीक साबित होती है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।